Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka and today we will discuss about the bed sores. बेड सोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना और इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर मेरी क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेड सोर होता क्या है। डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर्स। बेड सोर को क्या बोलते हैं हम? डेक्यूबिटस अल्सर भी बोल सकते हैं, प्रेशर अल्सर भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपसे किसी ने बेड सोर बोला, डेक्यूबिटस अल्सर्स बोला या प्रेशर अल्सर बोला तो क्या है? ये तीनों एक ही चीज़ है। It is an ulceration in the skin that is caused by prolonged pressure on a bony or weight bearing part of the body. क्या है कि इसमें क्या होता है कि अल्सरेशन हो जाता है। क्यों? जब पेशेंट या कोई भी पर्सन एक ही पोजीशन में लेटा रहता है या बैठा रहता है तो उसका जो बोनी पार्ट है और जहाँ पर ज़्यादा वेट होता है वहाँ पर बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट कॉमन एरियाज क्या है? सैक्रम, एल्बो, नी और एंकल। ये ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर बेड सोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन देखिए इमेजेस में आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये ऐसे एरिया है जहाँ पर पेशेंट को बेड सोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें पर्सन को बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं? अनरिलीव्ड प्रेशर। अब क्या है कि पेशेंट या कोई भी पर्सन एक ही पोजीशन में कंटिन्यू बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसको प्रेशर से रिलीव नहीं मिल रहा है तो उसको बेड सोर होने के चांसेस है। देन फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी का मीन्स है कि वहाँ का मॉइस्चर, जैसे एक छोटा सा बेबी है, अगर उसने डायपर गीला कर दिया है और अगर हम उसको टाइम पर चेंज नहीं करते हैं तो उसकी स्किन पर रैशेज आने लगेंगे। देन वो और फिर भी हमने चेंज नहीं किया तो वो बेड सोर में कन्वर्ट होने लगेंगे। देन शेयरिंग फोर्सेस, टेम्परेचर, एज, कॉन्टिनेंस और मेडिकेशंस, ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनमें बेड सोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। Then next, a bed sore can develop in as early as 2-3 hours. In its early stage, it usually appears as red blotch on the skin which is warm to touch. ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेड सोर क्या है कि अर्ली स्टेज में क्या है 2 से 3 आवर्स में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है कि ये देखिए, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये क्या है? इसकी अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में बेड सोर ऐसा दिखता है। ठीक है, देन क्या है? इसको टच करने पर ये वार्म फील होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इसके कॉजेस। ऐसे कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से बेड सोर होता है? तो सबसे फर्स्ट आता है प्रेशर। देयर इज कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज, इट लीड्स टू डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, इस्चीमिया ऑकर्स लीडिंग ऑन टिश्यू नेक्रोसिस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। देखिए इसमें क्या होता है, जब टिश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ता है तो जब टिश्यूज़ पे कंप्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज़ का जो टिश्यू परफ्यूज़न है वो डिक्रीज होने लगता है। तो देन इसके बाद क्या होता है, टिश्यू में नेक्रोसिस होने लगता है और हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है shear force. The force created when the skin of the patient stay in one place as the deep fascia and skeletal muscles slide down with gravity. This can also lead to ischemia and tissue necrosis. इसमें क्या होता है, हम पेशेंट के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो इसकी वजह से होता है। देन फ्रिक्शन, इट कॉज शेडिंग ऑफ लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, अब फ्रिक्शन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें एक पेशेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसका वेट ज़्यादा है, हम उसको नहीं उठा रहे हैं तो हम तो उसको थोड़ा सा खसकाते हुए लेके जाएंगे। तो अगर उस कंडीशन में अगर फ्रिक्शन हो गया
अगर स्किन की लेयर्स डैमेज हो गई तो उसको बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। देन अग्रेवेटिंग फैक्टर्स में क्या आएगा? एक्सेसिव मॉइस्चर, एज, न्यूट्रिशन, वेस्कुलर डिसीज, डायबिटीज mellitus, स्मोकिंग, टेम्परेचर, क्यूटेनियस मेटालिक डिमांड रेजेस बाय 13% ऑफ एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इन क्यूटेनियस टेम्परेचर। देखिए ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें क्या है कि पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। देन अब हम देखेंगे स्टेजेस। तो स्टेजेस में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे स्टेज 1, द मोस्ट सुपरफिशियल, इंडिकेटेड बाय नॉन बैलेंसेबल रेडनेस that does not subside after pressure is relieved. Skin may be hotter or cooler than normal, have an add texture, but perhaps the painful or to the patient. देखिए फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है, स्टेज 1 की इमेज में दिख रहा है कि ये जो स्किन की जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल लेयर अफेक्टेड होती है इसमें, ठीक है। स्किन में क्या हो जाता है? रेडनेस हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, जब इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि पेन भी होने लगता है पेशेंट को, उसकी जो स्किन है वो रेडिश हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, देन पेशेंट को पेन भी होता है। देन नेक्स्ट आता है स्टेज 2, डैमेज टू द एपिडर्मिस एक्सटेंडिंग इनटू बट नो डीपर देन द डर्मिस। इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रेफर्ड टू एज अ ब्लिस्टर और अब्रेशन। इसमें क्या होता है, जो इसमें भी सिर्फ एपिडर्मिस ही डैमेज होती है, लेकिन क्या है कि डर्मिस में नहीं जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस ही डैमेज हुई है, लेकिन क्या है इसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं पेशेंट को, ब्लिस्टर्स और अब्रेशन, ठीक है, स्टेज 2 में। देन नेक्स्ट आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है? डैमेज टू द एपिडर्मिस एक्सटेंडिंग इनटू बट नो डीपर देन द डर्मिस। इसमें भी क्या है, एपिडर्मिस ही डैमेज हुआ है, लेकिन क्या है जो उसका एरिया है वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रेफर टू एज अ ब्लिस्टर और अब्रेशन। इसमें भी क्या है, ब्लिस्टर्स है, अब्रेशन है, बट क्या है जो एरिया है वो एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है। देन नेक्स्ट आता है स्टेज 4, इज द डीपेस्ट एक्सटेंडिंग इनटू द मसल, टेंडन और इवन बोन। अब स्टेज 4 में जब यह आ जाता है तो क्या है, ये हमारी स्किन के साथ साथ मसल्स, टेंडन्स और बोन्स को भी अफेक्ट करता है। देखिए ये अफेक्ट कर रहा है बोन को, है ना। स्किन के साथ साथ इसने बोन को, टेंडन्स को, मसल्स को, सबको अफेक्ट किया है। देन नेक्स्ट अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। इसमें क्या है, इसका कोई स्टेज हम नहीं बोल सकते। आर कवर्ड विद डेड सेल्स और ईस्चर एंड वुंड एक्सुडेड सो दैट डेप्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसमें क्या है, जो एरिया है वो डेड सेल से कवर रहता है, ठीक है। वुंड तो हो गया है पेशेंट को, लेकिन जो एरिया है वो डेड सेल से कवर है, तो इसकी वजह से हम उसकी डेप्थ पता नहीं लगा सकते कि जो वुंड है वो कितना गहरा है। देन नेक्स्ट 6 का क्राइटेरिया में आएगा सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोर्बिडिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शियर। देन इसके बाद ईच कैटेगरी इज रिलेटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4 एक्सक्लूडिंग द फ्रिक्शन एंड शियर कैटेगरी विच इज रेटेड ऑन अ 1 to 3 स्केल, ठीक है। ये इसमें क्या है कि जो हर कैटेगरी क्या है रिलेटेड होती है, इसमें रेट दी जाती है 1 से 4, ठीक है। इसमें क्या एक्सक्लूडिंग रहता है, फ्रिक्शन और शियर एक्सक्लूडिंग रहता है, ठीक है। देन अ स्कोर ऑफ 23 मीन्स देयर इज नो रिस्क फॉर डेवलपिंग अ प्रेशर अल्सर, while the lowest possible score of 6 point represent the severe risk of developing pressure ulcer, ठीक है। अगर स्कोर 2 से 3 है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को अल्सर डेवलप होने का ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर 6 पॉइंट तक पहुंचता है तो क्या है कि उसको अल्सर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। देन आता है ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, सबसे फर्स्ट प्रॉपर केयर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर फॉर द पेशेंट विद बेड सोर इज द रिलीफ प्रेशर। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है
कि मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को हम प्रेशर से रिलीव करें, ठीक है। पेशेंट को एक बहुत ज़्यादा टाइम पर एक ही पोजीशन में नहीं रखना है, क्योंकि क्या है कि इससे उस पर प्रेशर पड़ेगा। देन वंस अ बेड सोर इज फाउंड, प्रेशर शुड बी इमीडिएटली बी लिफ्टेड फ्रॉम द एरिया एंड द पेशेंट टर्न्ड एट लीस्ट एवरी 2 hours टू अवॉइडिंग एग्रीवेटिंग द वुंड। इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर एक बार बेड सोर फाउंड हो गया है, हमें पता है कि पेशेंट को बेड सोर हो गया है, तो हमें क्या करना है, हर 2 hour में पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहना है। देन नेक्स्ट डेब्रिटमेंट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ऑटोलाइटिक डेब्रिटमेंट, द यूज ऑफ मॉइस्ट ड्रेसिंग टू प्रमोट ऑटोलिसिस विद द बॉडीज ओन एंजाइम। इसमें क्या है, अब ये ऑटोलाइटिक डेब्रिटमेंट क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे मॉइस्ट ड्रेसिंग का। इससे क्या है, ये किसको प्रमोट करेगा, ऑटोलिसिस विद द बॉडीज ओन एंजाइम। देन नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल डेब्रिटमेंट और मैगोट डेब्रिटमेंट थेरेपी इज द यूजफुल फॉर मेडिकल मैगोट्स टू फीड ऑन नेक्रोटिक टिश्यू एंड देयर इज क्लीन द वुंड ऑफ एक्सेस बैक्टीरिया। इसमें क्या करेंगे, हम मैकेनिकल मैगोट्स का यूज करेंगे, ठीक है। टिश्यूज जहाँ पर नेक्रोटिक टिश्यूज है, वो क्या होगा, उसके थ्रू जो एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये वुंड है, ठीक है, बेड सोर है ये। देन नेक्स्ट आता है केमिकल डेब्रिमेंट और एंजाइमेटिक डेब्रिमेंट, द यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंजाइम्स दैट प्रमोट टू रिमूवल ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो उस एंजाइम का हम यूज करेंगे, किसके लिए, टिश्यू जो नेक्रोटिक टिश्यूज है उनको रिमूव करने के लिए। देन इसके बाद आता है मैकेनिकल डेब्राइटमेंट, है ना। इसमें क्या होता है कि द यूज ऑफ आउटसाइड फोर्स टू रिमूव डेड टिश्यू। इसमें क्या करेंगे, हम आउटसाइड फोर्स लगाएंगे, ठीक है, आउटसाइड फोर्स लगाएंगे जो डेड टिश्यूज है उनको रिमूव करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है शार्प डेब्रिटमेंट, द रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू विच आ स्काल्पल और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, हम शार्प डेब्रिटमेंट में हम जो नेक्रोटिक टिश्यूज है, जो डैमेज टिश्यूज है, हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, स्काल्पल और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके इनको रिमूव करेंगे। देन इसके बाद आता है सर्जिकल डेब्रिटमेंट। इसमें क्या है कि हम सर्जरी करेंगे पेशेंट की, अगर बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है बेड सोर। देन इसके बाद एक आता है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड वुंड थेरेपी, द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव द सेपरेट नेक्रोटिक एंड हेल्दी टिश्यू। इसमें हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड वुंड थेरेपी का यूज करेंगे। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव होगी वो क्या करेगी, सेपरेट कर देगी नेक्रोटिक और हेल्दी टिश्यूज को, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू को अलग कर देगी और हेल्दी टिश्यूज को अलग कर देगी। देन ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, एजुकेशन ऑफ केयर गिवर्स। हम जो पेशेंट है, अभी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट है तो हम उसकी केयर कर देंगे, लेकिन घर पे भी तो कोई केयर करने वाला होना चाहिए। तो जब पेशेंट एडमिट है तो जो उसके रिलेटिव्स है, जो उसके केयर गिवर्स है, हम उसको क्या करेंगे, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। देन वुंड का इंटरवेंशन करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो और आप मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।